रहमत ड्रामा की आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रीशा जब अलीज़ा के घर जाती है तो रो रो कर उसको सारा कुछ बताती है। बताएगी कि तुम नहीं जानती अलीज़ा, मैं सारा रास्ता यही सोचती है कि अगर आज मुझे घर जाना पड़ता तो दादी और अम्मी के सामने मैं कैसे रहती। थैंक गॉड कि तुमने मुझे अपने घर बुला लिया है। यहाँ पे मैं जी भर कर रो तो सकती हूँ, अलीज़ा के कुछ भी नहीं बोलेगी और अपनी बहन के दुख में खामोश रहेगी। परीक्षा रो रो कर बताएगी कि उन्होंने आज मुझे बहुत कुछ सुनाया। मैं नहीं जानती थी कि अमीर लोग ऐसे भी होते हैं, गरीब लोगों की तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है। परीक्षा रोई जाएगी और अलीज़ा फिर परीक्षा से कहेगी कि जब ये सब हुआ तो बारिश सर किधर थे। इस बात पर परीक्षा को ये ये कहा कि यार जब शयान सर ने मुझे इंसल्ट किया, बारिश सर तब वहाँ पे नहीं थे, वो इस्लामाबाद गए हुए थे किसी मीटिंग के सिलसिले में। तो परीक्षा को कहेगी कि परीक्षा यकीनन ये सब कुछ एक प्लान के तहत हुआ है। लाजमी अंकल ने कोई प्लान बनाया और अपने बेटे को वहाँ भेजा और तुम्हें ऑफिस में बुलाकर इंसल्ट किया और अपने बेटे की ज़िंदगी से जाने की ये कीमत दी और तुम जो वो कीमत नहीं लिए। तुम बहुत अच्छी हो, इंशाल्लाह जो कुछ होगा ठीक होगा। बारिश सर बहुत अच्छे हैं, बारिश सर ऐसे नहीं हैं, तुम्हें ये सब बारिश सर को बताना चाहिए, अंकल ने जो भी किया। इस बात पर परीक्षा हैरान होगी और उसे कहेगी नहीं नहीं, मैं बारिश सर को कभी भी पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं बताऊँगी। मैं भी अंकल के बारे में यही जानती थी कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंकल इस कदर की बातें कर कर मुझे नीचा दिखा सकते हैं। और बाड़ी भी उनका बेटा है, क्या पता वो भी उन जैसा हो। अब मैं बाड़ी को कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं कहूँगी, चाहे कुछ भी हो जी। अलीज़ा परीक्षा को बहुत समझाने की कोशिश करेगी, परीक्षा बाड़ी वैसा नहीं है, बाड़ी बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन परीक्षा डर जाएगी, कहेगी कि नहीं अलीज़ा, अब बस मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। परीक्षा रोती रहेगी। अलीज़ा परीक्षा को बहुत खामोश करवाने की कोशिश करती है। परीक्षा खामोश नहीं होती और अपने दुख की कहानियाँ रो रो कर बताती है। परीक्षा कहती है कि अलीज़ा, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि इस टाइम मेरे दिल में क्या चल रहा है। मुझे एक मिनट के लिए भी सुकून नहीं आ रहा कि मैं इस कदर घटिया कैसे वो मुझे बातें सुना सकते हैं। अलीज़ा कहती है कि प्लीज़ इन सब बातों को भूल जाओ। कहते कि मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं नहीं भूल सकती। और दूसरी तरफ बाड़ी बार बार परीक्षा को कॉल करता है और परीक्षा कॉल नहीं उठाती। वो बहुत कोशिश करता है कि परीक्षा उसकी कॉल उठाए, आखिर ऐसा क्या हो गया। जब परीक्षा कॉल नहीं उठाती तो वो ऑफिस मैन को कॉल करता है। ऑफिस मैन जब देखता है कि फ़ोन की घंटी बज रही है तो वो फ़ोन के पास आता है और फ़ोन उठाता है। तो बाड़ी कहते हैं कि परीक्षा से बात करवाओ, तो वो कहता है कि परीक्षा आज ऑफिस से जल्दी चली गई। तो ये सुनकर बाड़ी उसे कहेगा ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ और मैं खुद ही पता लगवाता हूँ कि आज क्यों चली गई। इतने में परीक्षा के बारे में सोचते हुए बाड़ी अपनी बहन को कॉल करेगा और उससे पूछेगा। पहले उससे उसका हाल चाल पूछता है तो वो अपने भाई को कहती है कि भाई आप तो मुझे भूल ही गए। बाड़ी कहता है नहीं, बस काम कुछ ज़्यादा है, काम के सिलसिले में मैं ज़रा इस्लामाबाद आया हुआ हूँ, कोई न्यू प्रोजेक्ट बाबा ने दिया है। तो वो कहेगा कि तुम्हें परीक्षा के फैमिली मेम्बर्स का किसी का नंबर आता है परीक्षा के अलावा। तो वो कहेगी नहीं, सब खैरियत है ना भाई। लेकिन बाड़ी उसको कुछ नहीं बताएगा, कहेगा हाँ सब खैरियत है, बस वैसे ही तुम सुनाओ तुम कैसी हो। अपनी बहन मनाल का हाल चाल पूछेगा और कहेगा कि इंशाल्लाह मैं जल्द ही इस्लामाबाद से कल या आज वापस आऊँगा तो सीधा तुम्हारी तरफ आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। बाड़ी ये सब बातें कर कर फ़ोन बंद कर देता है और परीक्षा के बारे में सोचने लगता है। और इतने में बहन भी ओके अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर देती है और सीढ़ियाँ नीचे उतरती है। और इस बाड़ी की और उसकी बहन की बातें सारी अनाया सुन रही होती है, लेकिन अनाया को कुछ भी पता नहीं चलता। अनाया सोचती है कि इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही होती है। वो सोचों में गुम रहती है लेकिन उसे कुछ नहीं बताती। परीक्षा के बारे में सोच कर बाड़ी का बुरा हाल होता है, लेकिन अनाया को यही ख्याल है कि कहीं इन दोनों बहन भाई परीक्षा के साथ रिश्ता ना पक्का कर लें। लेकिन बाड़ी फिर भी परीक्षा में इंटरेस्टेड होता है कि काश परीक्षा एक दफ़ा कॉल उठा ले। बाड़ी जल्दी से अपना काम ख़त्म कर कर घर जाना चाहता है कि जैसे ही काम ख़त्म हो सीधा परीक्षा के पास जाऊं और उससे पूछूं ऐसा क्या हो गया है जो तुम मेरी कॉल नहीं उठा रही। बाड़ी सोचों में गुम होता है और बार बार कभी किसको कॉल करता है और कभी किसको, लेकिन कोई भी उसकी कॉल पिक नहीं करता। तो बाड़ी परेशान रहता है। इतने में दूसरी तरफ बाड़ी के ऑफिस में उसके बाबा और उसके ताया अब्बू बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। शयान सर का भाई से कहता है कि मैंने तुम्हें उस लड़की को यहाँ से निकालने का कहा था। इतने में शयान सर कहेगा कि
मुझे ये बाद में फ़ील हुआ कि बेटी के घर से जाने के बाद घर खाली हो जाता है। इतने में शान सर का भाई कहेगा, हाँ ये तो बात सच है, बेटियों के बिना घर खाली ही होता है। बस तुम मुझे इतना बताओ कि वो लड़की, क्या नाम था उसका, परिशे, उसे यहाँ से और अपने घर से निकाला कि नहीं। इस दोनों भाइयों के प्लान के मुताबिक शान सर कहेगा, हाँ जैसा तुमने कहा था मैंने उसको यहाँ से रेजिग्नेशन देकर भेज दिया है। लेकिन उसका भाई कहेगा, अगर ये बात बाड़ी तक पहुँच गई तो शान सर कहेंगे कि बाड़ी को कुछ भी पता नहीं लगेगा, ये गारंटी है। और प्रीशा भी बाड़ी को कुछ नहीं बताएगी, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन शान सर का भाई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी दिली ख्वाहिश है और हम दोनों भाइयों में ये बात रहनी चाहिए कि तुम्हारा बेटा बाड़ी मेरा दामाद बने, मेरी बहुत ख्वाहिश है, लेकिन जैसे आगे तुम्हें मंजूर। इतने में शान सर भी कहेगा कि मेरी तो खुद तुमसे भी ज़्यादा पहले की ख्वाहिश है कि बाड़ी तुम्हारा दामाद बने और अनाया मेरी बेटी बने। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, बाड़ी मानने को तैयार ही नहीं है। शान सर कहेगा, बस तुम कोशिश करना कि कहीं प्रीशियस कुछ भी बाड़ी को बता ना दे। तो इतने में शान सर कहेगा कि अगर वो बाड़ी को कुछ बताएगी भी तो मेरे पास दूसरा प्लान है जो मैं बाड़ी के सामने रख दूँगा और बाड़ी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। शान सर कहता है, वेरी गुड। उसका भाई कहता है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने प्लान बी भी सोच रखा है। बस मेरी ख्वाहिश है कि जितनी जल्द हो सके दोनों की शादी हो जाए। शान सर भी कहते हैं, हाँ मेरी तो खुद की यही ख्वाहिश है कि मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए और हमारी फैमिली रिश्तेदारी में बदल जाए, अच्छे से रिश्तेदारी में बदल जाए और हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ खुश हों। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बाड़ी को किस तरह समझाऊं। उसका भाई सोचों में गुम रहता है। शान सर भी सोचने लग जाता है कि किस तरह बाड़ी को समझाया जाए और इन दोनों को शादी के लिए कहा जाए। लेकिन शान सर अपने भाई को कहता है, तुम फिक्र नहीं करो, शादी तो मैं तो अपनी बेटी बाड़ी की तुम्हारी बेटी अनाया से ही करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। इतने में शान सर का भाई कहता है कि ठीक है, तुम्हें जितना वक्त लेना है लो, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आखिरी फैसला मेरे हक में होना चाहिए। शान सर कहेगा, जैसे तुम चाहोगे वैसा ही होगा, जैसे आगे तुमने चाहा मैंने उस लड़की को यहाँ से निकाल दिया। शान सर कहेगा, तुम नहीं जानते आगे जाकर ये लड़की हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इतने में उसका भाई भी उसके हाँ में हाँ मिलाएगा कि हाँ। शान सर का भाई कहेगा कि बस हमें इस लड़की से दूर रहना है और बाड़ी को भी किसी ना किसी तरह इस लड़की से दूर रखना है और बस बाड़ी के सामने सच भी नहीं आने देना। बाड़ी को हमने कॉन्फिडेंस में लेना है और इससे ये कहीं ये ना हो कि बाड़ी उससे मिलने चला जाए। लेकिन शान सर कहेगा, बस तुम टेंशन नहीं लो, मैं सब कुछ देख लूँगा। बाड़ी को किस तरह कॉन्फिडेंस में लेना है ये मैं पहले ही जान चुका हूँ और मैं बाड़ी को भी यकीन दिला चुका हूँ कि मैं उन दोनों की शादी के लिए खुश हूँ। बट उसको ये नहीं पता कि इन सब चीज़ों के पीछे मेरा ही हाथ है। दूसरी तरफ परिशे, अगली सुबह परिशे चुप खामोश बैठी हुई होगी। उसकी बहन कहेगी, चलाओ परिशे, मैंने नाश्ता टेबल पे लगा दिया है, आओ नाश्ता करते हैं। परिशे कहेगी कि क्या ही ज़रूरत थी नाश्ते की और डाइनिंग टेबल पे लगाने की क्या ज़रूरत है, हम दो ही लोग हैं, हम यहाँ बैठ कर भी तो कर सकते हैं। अलीज़े कहेगी, नहीं चलो ना, मैंने बहुत मुश्किल से नाश्ता बनाया है, आओ हम नाश्ता करते हैं। अलीज़े के परिशे कहेगी कि मुझे भूख नहीं है, बस एक कप चाय दे दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। इतने में अलीज़े कहेगी कि चलो पहले कुछ खा पी तो लो, फिर मैं तुम्हें चाय भी बना देती हूँ। लेकिन परिशा खामोश रहती है और कुछ नहीं कहती। कहती, मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ जाओ और मुझे सिर्फ चाय ला कर दे दो, मुझे भूख नहीं है। अलीज़ा उसको बहुत मनाएगी कि प्लीज़ परिशा उठो, कुछ खा लो, फिर जैसे तुम कहोगी वैसे ही करूँगी। मैंने ये तो देखो कि मैंने बड़ी मुश्किल से सुबह उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है और अब टेबल पे लगाया है। दोनों बहनें आपस में बातें कर रही होती हैं और वो अलीज़ा परिशा को मना रही होती है कि वो चाय की बजाय पहले नाश्ता करे, फिर हम मिलकर चाय पियेंगे। लेकिन परिशा बहुत परेशान होती है जो शान सर ने उसके साथ किया हुआ होता है। अलीज़ा कहती है, ओके मैं तुम्हें चाय बना देती हूँ, उठो पहले मेरे साथ नाश्ता करो, खाली पेट चाय नहीं पी सकती। इतने में दोनों बहनों की बातें करते हुए अलीज़ा का शोहर ज़ुहैब भी आ जाता है और आपस में बातें करते करते वो भी बाहर से खाना लेकर आता है। अलीज़ा को कहेगा कि अलीज़ा चलो खाना लगाओ, मैं बाहर देख कर आया हूँ, तुमने क्या सादा सा खाना बनाया है। तुम्हें पता है कि परिशा पहली दफ़ा हमारे घर आई है और उसे कोई अच्छा सा खाना बना कर दो। परिशा अपने बहनोई ज़ुहैब की तरफ देखेगी कि उसके हाथों में खाना है और वो बाहर से नाश्ता लेकर आया। कहेगा कि ये लो नाश्ता और जाकर टेबल पर लगाओ, हम इकट्ठे नाश्ता करते हैं। लेकिन अलीज़ा कहेगी कि तुम्हारी साली मान ही नहीं रही, वो कह रही सिर्फ मुझे चाय पीनी है। वो कहेगा कि ऐसा कैसे, ये तो हमारी मेहरबानी है कि आप हमारे घर पर आई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ खा पी कर ना जाएं, आपको पहले नाश्ता करना पड़ेगा फिर ही आपको चाय मिलेगी। ज़ुहैब
और अलीज़ा आपस में बातें करने लग जाएंगे। परीशा इनकी तरफ देखेगी और सोचेगी कि अल्लाह इनको ऐसे ही सलामत रखे, इनके प्यार को ऐसे ही कायम रखे। ज़ुहैब और परीशा और अलीज़ा आपस में एक दूसरे से बातें करने लग जाएंगे। ज़ुहैब कहेगा चलो फ़िलहाल बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लगी हुई है। जो तुमने टेबल पे नाश्ता लगाया उसे हटाकर ये जो मैं लेकर आया हूँ इसको लगा दो। परीशा भी अपने बहनोई की बातें सुनने लग जाएगी और कहेगी कि नहीं, मेरा दिल नहीं है, बस मुझे चाय पीनी है। अलीज़ा उसको फिर फोर्स करेगी कि ठीक है, तुम्हें चाय मिल जाती है लेकिन उठकर कम से कम थोड़ा सा कुछ खा तो लो। ज़ुहैब भी अलीज़ा की बात पे हामी भरेगा कि हाँ, तुम्हारी बहन ठीक कह रही है, पहले थोड़ा बहुत हमारे साथ नाश्ता कर लो, फिर जैसे तुम चाहो वैसे होगा। पेशेंट तरफ उन दोनों की तरफ देखती है और इतने में ज़ुहैब अलीज़ा को कहेगा कि चलो छोड़ो, उठो, हम टेबल पर नाश्ता लगाते हैं। तब तक परीशा खुद ही आ जाएगी टेबल पे। दोनों ये बात कहकर खाना लगाने के लिए चले जाते हैं और परीशा दिल ही दिल में उनको दुआएं देती है कि अल्लाह मेरे बहन और बहनोई का प्यार हमेशा यूं ही कायम रखना, इन दोनों को हमेशा खुश रखना, इनके दरमियान कभी भी खलल पैदा ना करना। और फिर अपने ख्यालों में खो जाएगी कि और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। और फिर खामोश हो जाएगी और अपनी नज़रें नीचे झुका लेगी और फिर बारी के ख्यालों में खो जाएगी कि बारी को मैं किस तरह ना करूँगी। और थोड़ा सा मुस्कुराती है और खाना खाने चली जाती है। दूसरी तरफ जब बारी इस्लामाबाद से वापस आता है और अपने बाबा से पूछता है कि परीशा ने रिज़ाइन क्यों दिया, तो उसका बाबा कहेगा कि मैंने तो खुद उसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसने कहा कि मेरी कोई मजबूरी है और फिर मैंने उसको फ़ोर्स नहीं किया। पहले तो बात यह है कि जब भी कोई एम्प्लॉई जॉब छोड़ता है तो उसे 1 महीना पहले नोटिस देना होता है, पहले बताना होता है। लेकिन मैंने सोचा कि वो हमारे घर की बहू बनने वाली है और मैं क्यों उसको ना कर दूँ, तो इसलिए मैंने उसका रेजिग्नेशन लेटर मान लिया। इतने में जब वो ऑफ़िस जाता है तो पूरे ऑफ़िस को गौर से देखता है। उसका वहाँ पे दिल नहीं लगता। वो बार बार कभी ऑफ़िस के अंदर कभी ऑफ़िस के बाहर झांकता है और फिर परीशा की चेयर की तरफ देखता है कि वो चेयर कितनी सुनी है और खामोश हो जाता है कि और सोचता है कि परीशा ने क्या सोचकर किस मजबूरी के तहत यहाँ से रेजिग्नेशन लेटर दिया। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये सब कुछ उसके बाप ने किया धरा है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसके बाप ने उसको बहुत इंसल्ट किया होता है। वो बारी उसको फिर कॉल करता है लेकिन वो बारी की कॉल नहीं उठाती। इतने में बाहर से एम्प्लॉय को बुलाएगा और उससे पूछने की कोशिश करेगा कि ऐसा कुछ ऑफिस में हुआ है। तो वो मैनेजर अंदर आएगा तो बारी उससे पूछेगा कि तुम्हें परीशा के रेजिग्नेशन लेटर की वजह पता है। तो वो कहेगा कि सर मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि उनकी अपनी कोई मजबूरी थी तो मजबूरी के तहत उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया और कुछ भी नहीं बताया और यहाँ से चलेगी। इतने में बारी कहेगा ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, मैं खुद कुछ करता हूँ। और फिर परीशा के ख्यालों में गुम हो जाएगा कि ऐसा क्या हुआ। दूसरी तरफ परीशा जब घर जाती है तो अपनी दादा के साथ बातें करने लग जाती है। तो उसकी दादा जब गौर करती है कि उसकी आंखें सूजी हुई हैं तो वो उसकी दादा उससे उसकी वजह पूछेगी कि परीशा बेटा ऐसी क्या बात है कि तुम परेशान लग रही हो और तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई हैं। दादो उसको गौर से देखेगी लेकिन वो बात को गोलमोल कर देगी और कहेगी दादो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बस सारी रात सोई नहीं हूँ, थकावट की वजह से ऐसा हुआ है। तो उसकी दादो कहेगी नहीं बेटा, अगर कोई बात है तो बताओ। कहती नहीं दादो, सारी रात मैं और अलीज़ा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा, हमें पता ही नहीं लगा रात कब हो गई। हम बहनें आपस में एक दूसरे से अपनी लाइफ की बातें डिस्कस करने लगे तो रात कैसे गुजर गई ये तो सुबह ही जाकर हमें पता चला कि रात गुजर गई है। दादो इस बात पर उसे कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टियाँ ले लो, रेस्ट करो। अलीज़ा इस बात पर पहले तो खामोश हो जाएगी और फिर थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ कहेगी कि दादो आप परेशान ना हो, मैंने ऐसा ही करूँगी, मैंने ऑफिस से वैसे भी 1 हफ़्ते की छुट्टियाँ ले ली है। दादो ये सुनकर खुश हो जाएगी और पूछेगी ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने वहाँ से छुट्टियाँ ले ली। लेकिन दादो को सच नहीं बताएगी जो भी उसके साथ ऑफिस में शान सर ने किया, जो भी उसकी इंसल्ट की। वो खामोश रहेगी और कहेगी दादो आप परेशान ना हो, मैं 1 हफ़्ते तक अब कहीं नहीं हूँ, घर पे रहकर अपनी नींद पूरी करूँगी। उसकी दादो कहेगी ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो, तुम काम करके थक जाती हो, मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा आराम करो। कहेगी दादो ठीक है, मुझे बहुत नींद आ रही है और अब मैं सोना भी चाहती हूँ। तो उसकी दादो कहेगी ठीक है बेटा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम अपनी नींद पूरी करो, अपना ख्याल रखा करो और फिर हमने तुम्हारी शादी भी तो करनी है। तो परीशा इस बात पर खामोश रहेगी और लेकिन शादी के लिए हाँ कर देगी। दादो जैसे आपकी मर्ज़ी। दूसरी तरफ बारी सर उसको ढूंढता हुआ उसके घर जाना चाहेगा लेकिन उसका बाप उसे रोकता है और कहता है कि बेटा मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैंने उससे बहुत पूछा, उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि परीशा बेटा अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, लेकिन परीशा ने कुछ नहीं बताया, बस हमें रेजिग्नेशन लेटर दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया और ये सोच कर एक्सेप्ट किया कि वो हमारे घर की
बेटी बनने वाली है और बेटियों से सवाल जवाब नहीं करते। तो मैंने 1 महीना देने के बजाय उसे रेज़िग्नेशन लेटर दिया और वो फ़ौरन चली गई। लेकिन उसने मुझे कोई अपनी मजबूरी नहीं बताई, लेकिन उसने इतना कहा था कि उसकी लाइफ़ की कोई पर्सनल मजबूरी है जिसके तहत वो ये ऑफ़िस छोड़ देना चाहती है। बारी ये बातें सुनेगा और खामोश हो जाएगा और परेशान हो जाएगा कि एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि उसे रेज़िग्नेशन लेटर देना पड़ा। उसका बाप जब बारी चला जाएगा तो खामोशी में ये सोचने लग जाएगा कहीं बारी को सच ना पता लग जाए। दूसरी तरफ काशिफ़ का बाप और उसकी बीवी बैठे होंगे और उसकी बीवी कहेगी मेरा सर फटा जा रहा है। उसका बाप कहेगा अब तुम ये ड्रामे बंद करो, तुम्हारे दोनों बेटों ने फ़ेल होकर मेरा नाम बदनाम कर दिया है। काश तुमने भी अपने बच्चों पे ध्यान दिया होता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना था, लेकिन तुमने तवज्जो नहीं दी। वो कहेगी कि इसमें मेरा क्या कसूर है, वो तो पूरी रात कमरा बंद करके पढ़ता रहता था। उसका बाप कहता है कि मैं तो कमाने के लिए बाहर चला जाता था, घर में तुम ही होती थी, तुम्हें पता हो कि तुम्हारे बच्चे क्या करते थे। पहले एक बेटा फ़ेल हुआ, फिर बाद में दूसरा बेटा, लेकिन उसने फिर झूठ बोल दिया। उसकी बीवी कहेगी कि मुझे क्या पता ऐसा क्यों हुआ और ये सब कुछ तुम मेरे गले क्यों डाल रहे हो, मैं तो उसको जब भी देखती थी पढ़ते हुए देखती थी। उसका बाप कहता है ये तुम्हारी ही मोहब्बत का नतीजा है, अगर तुमने आज उन पर तवज्जो दी होती तो वो ये सब कुछ ना करते। लेकिन उसकी बीवी सब कुछ उसके ऊपर ही डाल देगी कि ये सब कुछ किया धरा तुम्हारी पहली बीवी ज़ुबैदा का है, ये सब कुछ उसी ने किया है। वो कहेगा उसी ने तवीज़ किए हैं। वो कहेगा उसने क्या तवीज़ किए हैं, बस कर दो ये ड्रामा अपना बंद करो। कहेगी हाँ उसने ही तो मेरे दोनों बच्चों पे तवीज़ किए हैं कि कहीं मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर ना बन जाए। तुम उसकी बेटी ज़ूबिया को ही देख लो कि वो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रही है। इतने में उसकी बीवी कहेगी कि उसकी बेटी कोई ऐसे ही डॉक्टर बन रही है, उसने तवीज़ और जादू टूना किया है जिसकी वजह से वो डॉक्टर बन रही है, और मेरे बच्चों पे भी जादू टूना कर दिया कि वो डॉक्टर ना बन सके। उसका नतीजा आज हमारे सामने है कि दोनों ही फेल हो गए हैं। उसका बाप कहेगा कि ये क्या तुम अजीब सी बातें कर रही हो, अगर उसने जादू करना होता तो तुम्हारे बच्चों पे क्यों करती, अगर उसने जादू करना होता तो अपने शोहर मुझ पे करती, मुझ पे तो वो जादू कर ना सकी और रह गए तुम्हारे बच्चे। उसके लिए मैं ज़्यादा ख़ास हूँ ना कि तुम्हारे बच्चे। ये सुनकर वो कुछ देर खामोश रहेगी और फिर अपने शोहर को जवाब देना शुरू कर देगी कि हाँ तुम्हें तो आज बड़ी उससे मोहब्बत हो रही है जो उसकी साइड ले रहे हो, इसमें मेरा क्या कसूर है। और अपने शोहर को कहेगी और मुझ पर तुम इतनी आवाज़ बुलंद क्यों कर रहे हो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, जाओ जाकर अपने बच्चों से बात करो, अपने बच्चों को तुमने कल क्या कम जलील किया है, कम मारा है, सारा गुस्सा अपना बच्चों पर उतार तो लिया है, अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, जाओ माफ़ करो, चले जाओ यहाँ से। और जाकर अपनी पहली बीवी से पूछो जो उसने जादू टूना किया। वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, वो जादू टूना मुझ पर नहीं कर सकी, मुझे अपने काबू में नहीं कर सकी तो तुम्हारे बच्चों को क्या करेगी, उसे मुझसे ज़्यादा तुम्हारे बच्चों से मोहब्बत थोड़ी ना है, अगर उसे करना आता तो वो मेरे ऊपर जादू टूना करती है। वो सारी बातें सुनती है और हैरान रह जाती है कि इसका शोर इससे किस टोन में बात कर रहा है, जो पहले इसके आगे पीछे रहता था, इसकी हाँ में हाँ मिलाता था, आज किस तरह वो इसको जवाब पे जवाब दे रहा है। और वो सारा कुछ उस बैदा पे डाल देगी, उसकी पहली बीवी पे डाल देगी कि सब कुछ हमारी बीवी का करा धरा है। और दूसरी तरफ परीक्षा खामोशी से बैठी बारी के ख्यालों में गुम होगी कि बारी के बाप ने जो किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन बारी बहुत परेशान होगा। वो यही सोचेगी कि मैं बारी को किस तरह बहाना लगाऊं। वो सोचेगी किस तरह शान सर ने उसको इंसल्ट किया और ये कहा कि हाँ हम अपने स्टेटस वाले लोगों में शादी करते हैं और तुम्हें तुम्हारा स्टेटस पता है कि तुम लो दर्जे की और हम हाई लेवल के हैं, तो हम तुम्हारा रिश्ता लेकर कैसे आ जाएं, तुम्हें किसी तरह भी इससे रिश्ते से ना करनी होगी और तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम हमारे घर की बहू बनो। वो सारी बातें सोच रही होती है और रोई जा रही होती है कि किस तरह बारी को ये सब बताऊं, लेकिन वो खामोश रहती है कि वो कहती है, खुद से वादा करती है कि वो बारी को कुछ भी नहीं बताएगी, बस जाएगी और बारी को ना कर देगी कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ बारी प्रीशा को बार बार कॉल करता है और पूछना चाहता है कि प्रीशा ने रेजिग्नेशन लेटर क्यों दिया और जो वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी वो क्या है, लेकिन प्रीशा फ़ोन नहीं उठाती। लेकिन बारी भी हिम्मत नहीं हारता, वो बार बार प्रीशा को कॉल करता है लेकिन प्रीशा उसकी कॉल कट कर देती है, फ़ोन नहीं उठाती और सोचों में गुम रहती है। इतने में बारी वॉइस मैसेज करता है कि अगर तुमने मेरी कॉल ना उठाई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, मेहरबानी कर कर कॉल उठाओ। जैसे ही प्रीशा ये वॉइस नोट सुनती है तो उसको कॉल उठाने की हामी भर देती है कि तुम कॉल करो, मैं कॉल उठाने के लिए तैयार हूँ। इतने में बारी जब दोबारा कॉल करता है तो प्रीशा फ़ौरन से कॉल उठा देती है। तो बारी कहता है थैंक गॉड तुमने मेरा फ़ोन तो उठाया, ऐसी भी क्या क़यामत आ गई है कि तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही।
तो वो बारी से कहेगी कि बस मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तो वो कहेगा ओके मैं तुम्हारे घर आता हूँ, जो भी बात है हम बैठ के क्लियर करते हैं और तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर की भी बात बैठ कर करते हैं। इतने में प्रीशा डर जाएगी कि अगर वो हमारे घर आया तो दादो के सामने सारी बात आ जाएगी। दादो तो पहले बीमार है और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट का कहा है और हर परेशानी से दूर रहने का भी कहा है। वो बारी से कहेगी प्लीज़ तुम मेरे घर मत आना, तुम जिस जगह बुलाओगे मैं वहाँ आ जाऊँगी, तुम बस मुझे लोकेशन सेंड करो। तो बारी कहेगा ठीक है मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, बस तुम जल्दी से मुझे वहाँ पर आकर मिलो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। तुमने मुझे जो सरप्राइज़ देना था मैंने वो भी अभी जाना था, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया बल्कि तुमने उल्ट रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। बारी को कुछ नहीं पता होगा कि उसके बाप ने उसके साथ क्या किया है और वो सारा कुछ कसूरवार प्रीशा को ठहराएगा और कहेगा कि मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, अभी कि अभी तुम मुझे आकर मिलो, अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा और बैठकर हम जो भी बात है सॉर्ट आउट करेंगे। इतने में प्रीशा हमें बढ़ती है कि ठीक है मैं तुम्हारे बताए हुए लोकेशन पर आती हूँ। बारी कॉल कट करता है और प्रीशा को लोकेशन सेंड करता है। प्रीशा देखती है कि बारी ने इसको क्या लोकेशन सेंड की है और फिर फ़ोन साइड पर रखकर खामोश हो जाती है और सोचों में गुम रहती है कि वो वहाँ जाकर क्या बात करेगी। दूसरी तरफ ज़ुहैब जब घर आता है तो उसकी माँ भी घर आ जाती है। तो वो पूछता है कि मम्मा आप और आप ही इकट्ठे गए थे लेकिन आप आ गई, आप ही किधर रह गई हैं। तो वो कहेगी कि मुझे तो तुम्हारे मामू आने नहीं दे रहे थे, फिर ज़बरदस्ती आना पड़ा। लेकिन वो कहेगा मम्मा आप ही आखिर है कहाँ, वो अभी तक आई क्यों नहीं, आप तो आ गई। और ये बातें अपनी माँ से पूछेगा तो उसकी माँ कहेगी हम आधे घंटे का ही बस सफ़र था, वो मेरे से पीछे थी और आधे घंटे का ही फासला था, मुझे खुद नहीं पता कि अभी तक क्यों नहीं पहुंची। ये सब कुछ वो और अपनी जो बेटी उन्होंने प्लान बनाया था उस पर फोकस कर रहे होते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने बेटे से झूठ बोलना है। उसका बेटा पूछेगा कि ऐसा क्या हुआ कि अभी तक भी नहीं आई, आप उसे कॉल करो। इतनी ही बातें कर रहे होते हैं कि उसकी माँ कहती है कि बस पहुंचने वाली होगी, ऐसा भी क्या हो गया, वो पीछे कैब करवा कर आ रही थी, मुझे ज़्यादा जल्दी थी तो मैं इसलिए ज़रा जल्दी आ गई। इतने में जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उसकी बहन रोते हुए चीखती चिल्लाती आएगी। तो वो और उसकी माँ डर जाएगी कि ऐसा भी क्या होगा और अपनी माँ के गले रख कर रोने रोने लग जाएगी। उसकी माँ कहेगी आखिर बताओ तो सही ऐसा हुआ भी क्या जो तुम रो रही हो, तुम ठीक तो हो। तो कहेगी रास्ते में डाकुओं ने मुझे घेर लिया था और गन पॉइंट पे सारा जेवर उन्होंने मुझसे छीन लिया और वही सब कुछ जो उन्होंने प्लान किया था उसके प्लान के मुताबिक झूठ बोलती रहेगी ताकि अपने भाई और उसकी बीवी का जेवर खुद रख सकें। वो कहेगी भाई उनके पास गन थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकी, बस मैं। उसकी माँ कहेगी कि तुम तो ठीक हो, उन्होंने तुझे तो नहीं ना कुछ किया। कहेगी नहीं मम्मा उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया बट मुझसे सारा जेवर ले लिया, अब मैं लीज़ो को क्या मुँह दिखाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उसका भाई कहेगा अच्छा फ़िलहाल आप टेंशन तो ना लें, आप इत्तेफाक खामोश हो जाएँ, मुझे आपसे इस तरह की लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। उसकी माँ कहेगी बेटा एक दफ़ा चुप हो जाओ, कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। फिर वो कहेगा कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो आगे से खामोश रहती है। इतने में ज़ुहैब अपना मोबाइल निकालता है और पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए नंबर मिलाता है। दूसरी तरफ बाड़ी रेडी होकर प्रीशा से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाता है जहाँ पे उसने लोकेशन भेजी होती है कि वहाँ पे तुम आओ। इतने में बाड़ी होटल रेस्टोरेंट के बाहर पहुँच जाता है और अपनी गाड़ी को पार्क करता है और फिर अंदर जाता है तो प्रीशा बैठी हुई होती है। तो वो बहुत खुश होता है कि प्रीशा आज उससे अपनी मोहब्बत का इकरार करेगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि प्रीशा के साथ क्या हुआ है। प्रीशा अपनी नज़रें नीचे झुकाई रखेगी, बाड़ी बार बार प्रीशा को देखता रहेगा और देखेगा काश ये लम्हा यहीं ठहर जाए, मैं प्रीशा को ऐसे ही देखता रह जाऊँ। प्रीशा कुछ नहीं बोलती और बाड़ी प्रीशा को देखता रहेगा और फिर प्रीशा भी एक नज़र बाड़ी को देखेगी और सोचेगी कि मैं बाड़ी से किस तरह बात करूं, मुझे बाड़ी को कुछ भी नहीं बताना। उसके वालिद के बारे में पूछेगा कि तुम ठीक हो ना, तुमने क्या सरप्राइज़ देना था, लेकिन प्रीशा कुछ नहीं बोलती, नज़रें नीचे झुका लेती है और खामोश रहती है। बारी फिर पूछता है कि कम से कम कुछ तो बोलो और तुमने रेजिग्नेशन लेटर क्यों दिया वो तो बता दो। वो फिर खामोश रहती है, कुछ भी नहीं बोलती, उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ बारी को बता सके। फिर वो हिम्मत जुटाकर बारी को बताती है कि इसमें मेरी कोई मजबूरी है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मेरी कोई पर्सनल इशू है जिसकी वजह से मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया और मैं ये हर किसी को बताने के कायल नहीं हूँ। बारी कहेगा ठीक है मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन तुम जो सरप्राइज़ देना चाहती थी वो तो तुम बता सकती हो। वो कुछ देर फिर खामोश रहती है और बारी उसके जवाब का इंतज़ार करता है। बारी कहता है ठीक है मैं तुमसे दोबारा ऑफ़िस ज्वाइन करने का नहीं कहूँगा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम ऑफ़िस किसी वजह से नहीं आना चाहते तो मत आओ, जहाँ तुम जाना चाहती हो जाओ, लेकिन कम से कम मेरे सवाल का जवाब तो दे दो जिसका मैंने बेहद इंतज़ार किया है। 2 रातें जो मैं सुकून से जिया हूँ कि तुम मुझे किस तरह करार करोगी। आखिरकार मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है। वो प्रीशा को बुके देगा और उसको प्रपोज़ करेगा और कहेगा प्रीशा विल यू मैरी मी। प्रीशा वहीं पे साकत हो जाएगी और
खामोश रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी और सोचेगी कि मैं क्या जवाब दूँ, तो वो सिंपल कह देती है नो। बारी बुके को पीछे कर लेता है और कहता है नो, क्या मतलब नो? मुझे समझ नहीं आई तुम्हारे इस नो का क्या मतलब है। बारी को कुछ नहीं पता होता कि ये सब कुछ उसके बाप का किया धरा है, तो वो कहेगी नो मीन्स नो। मैं तुमसे शादी क्यों करूं? मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि मेरी शादी तय हो गई है, मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। इस बात पे बारी कहेगा ये तो हो ही नहीं सकता, तुम्हें कोई कैसे पसंद आ सकता है? मैंने अच्छे तरीके से पता है कि तुमने मुझे इकरार करना था, तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी। तो वो कहेगी तुम कैसे कह सकते हो? हंस कर कहेगी कि मुझे भी कोई पसंद आ सकता है। वो कहेगा नहीं, तुम्हें कोई पसंद नहीं आ सकता, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। तो वो कहेगी मैंने कब तुमसे अपनी मोहब्बत का इकरार किया? बारी खामोश हो जाएगा और गुस्से में आ जाएगा कि ये सब प्रीशा क्या कह रही है, मैंने क्या सोचा था और वो क्या कही जा रही है। वो कुछ लम्हे सोचेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो प्रीशा से पूछेगा मैं जानता हूँ प्रीशा तुम झूठ बोल रही हो, बात कुछ और है, जो बात तुम छुपा रही हो प्लीज़ खुलकर बताओ। ऐसा क्या हो गया एक दिन में कि तुम मुझे नापसंद करने लगी? बस कहेगी कि मैं किसी और को साथ शादी करना चाहती हूँ और मेरी शादी होने वाली है, तो प्लीज़ इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दो। लेकिन बारी नहीं मानेगा। बारी कहेगा मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है और ये हो ही नहीं सकता। मुझे पता है कि तुम कल मुझे सरप्राइज़ देने वाली थी। कि वो बारी को कहेगी कि मैं जो भी सरप्राइज़ देने वाली थी वो यही सरप्राइज़ था कि मैं शादी कर रही हूँ। वो कहेगा ये हो ही नहीं सकता, तुम्हें नहीं पता कि मैं ये 2 दिन कैसे जिया हूँ। मैं खुशियों में खुश रहा हूँ, ख्वाबों में जिया हूँ कि मेरी शादी अब तुमसे होने वाली है। वो कहेगी क्या हमारी शादी? हमारी शादी तो हो ही नहीं सकती। इस बात पे बारी पूछेगा कि हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती, ऐसा भी क्या है? तो वो बारी से कहेगी क्योंकि हमारे दरमियान स्टेटस का फ़र्क है। तो वो कहेगा क्या मतलब स्टेटस? बारी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। प्रीशा कहेगी कि मैं पहली बात तो आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बात यहीं पे ख़त्म करो। दूसरी तरफ ज़ुहैब जब अलीज़े के पास आता है तो वो बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि इसके सारे कसूरवार तुम हो। मैंने तुम्हें कहा भी था कि आप ही को सारा जेवर ना दो, तुमने अब फिर भी नादानी करते हुए अपना सारा जेवर आप ही को दे दिया और नतीजा अब तुम खुद भुगत रही हो। तो वो उसे कहेगी क्योंकि वो आपकी बहन थी, मैं उसे कैसे ना कर सकता था। कहता है मैं जानता हूँ कि वो मेरी बहन है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था, मैं बहुत हकीर हूँ, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपनी चीज़ों की परवाह खुद किया करो। तुम्हें सारा जेवर आप ही को नहीं देना चाहिए था। आज मुझे आप ही से तो इसी लापरवाही की उम्मीद थी और तुमने भी लापरवाही की। तुमने अपना सारा जेवर ना देते, तुम कुछ थोड़ा सा जेवर दे देती और आज देखो कि हमारे पास थोड़ा सा भी जेवर नहीं बचा। वो खामोशी से बारी की अपनी शोर ज़ुहैब की बातें सुनेगी। कहेगी कि ज़ुहैब कि आपको क्या लगता है मुझे दुख नहीं है? मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि वो मेरी शादी का जेवर था और वो मेरे लिए ख्वाबों जैसा था और उसको खोने के बाद जितना दुख मुझे हो रहा है इतना किसी को भी नहीं होएगा। ज़ुहैब उसकी बातें सुनकर खामोश हो जाएगा और उसके दर्द को महसूस करेगा कि वाकई ही उसको बहुत बुरा फील हुआ है। वो कहेगा कि अब हम क्या करें? मुझे आप ही से तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो इस कदर लापरवाही कर सकती। आप ही को पता था कि तुम बोली हो तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। मैंने तुम्हें कई दफ़ा कहा है कि तुम अपनी बात पे अटल रहा करो, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो किया करो, ना कि तुम दूसरों की खुशियों को देखा करो। कहेगी कि फ़िलहाल इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे भी दुख है कि मेरा जेवर गुम हो गया है, तो अब मैं क्या करूँ? मुझे वो बहुत अजीज़ था, वो मेरे शगनों का जेवर था। और आपस में दोनों बहस करने लग जाएंगे। ज़ुहैब उसकी बातों पर गौर करेगा कि वाकई ही उसको भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, जेवर तो आखिर मेरी बीवी का ही था। अलीज़े खामोश हो जाएगी और ज़ुहैब भी खामोश हो जाएगा और सोचेंगे कि अब क्या किया जाए, किस तरह पुलिस को बताया जाए कि सारा जेवर डाकुओं ने आप ही से लूट लिया है। लेकिन ज़ुहैब को अपनी बहन पर शक भी होगा कि आप ही से सारा जेवर कैसे लेकर जा सकते हैं, लेकिन ज़ुहैब खामोश रहेगा। अलीज़े अपने शोर को कहेगी आज के बाद जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन एक दफ़ा इस बात को अब जाने दें, इस बात को किसी को बताने की कोई कोशिश मत कीजिए, हमें किसी को नहीं बताना। और वो कहेगा कि ठीक है, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ और पता लगवाता हूँ। दूसरी तरफ बारी बहुत गुस्से में आता है और प्रीशा से कहता है प्रीशा प्लीज़ सच बोलो, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कह सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। ये बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे अलावा किसी को पसंद करो। सच बताओ आखिर ऐसा क्या हो गया है? जो भी बात हम मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रीशा खामोश रहती है, बारी को सच नहीं बताती जो उसके बाप ने किया होता है। प्रीशा के दिल में सारी बातें आ रही होती हैं कि किस तरह उसके बाप ने उसे जलील किया होता है और उसके बेटे की कीमत दी होती है कि ये लो मेरे बेटे की कीमत में उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ। वो चाह कर भी बारी को कुछ नहीं बता पाती है। बस कहती है कि प्लीज़ मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बात को यहीं पे ख़त्म कर दो और हमारी शादी नहीं हो सकती। बारी कहेगा क्यों नहीं हो सकती? मैंने खुद तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है, ये कैसे हो सकता है कि मेरी आंखें झूठ बोलें? वो तो वो प्रीशा उसे कहेगी कि किस टाइम तुमने मेरी आंखों में मोहब्बत देखी, मैंने कब तुम्हारे लिए हामी भरी? तो वो प्रीशा से कहेगा कि प्रीशा
तुमने मुझे शादी का ख्वाब दिखाकर अब मुकर रही हो। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम एक ही दिन में? पहले तुमने मुझे इकरार करना था। कहती मैंने तुमसे किस टाइम इकरार किया? मैंने इकरार तो नहीं किया। प्रीशा उसे जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देगी और खुद परेशान भी होगी और उससे अपनी आंखें भी चुराएगी, कहीं वो उसकी आंखों में सच ना देख ले। बारी कहेगा मैं तुम्हारी आंखों से देख सकता कि तुम झूठ बोल रही हो। प्रीशा सच बताओ, खुदा का वास्ता है, जो भी है मैं देख लूँगा। अगर किसी ने कुछ कहा या कोई मजबूरी है तो मुझे बताओ। प्रीशा उसकी आंखों में देखेगी, हिम्मत कर उसे कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो वो कहेगा तुम कैसे किसी को पसंद कर सकती हो? तो वो कहेगी क्यों, क्या मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी में जिसको चाहूँ मर्ज़ी पसंद करूँ, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? पर बाड़ी ये सब बातें सुनकर परेशान होगा और आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो कुछ देर खामोश बैठा रहेगा। इतने में प्रीशा उसकी तरफ देखेगी। प्रीशा को भी उस पर तरस आ रहा होता है कि काश मैं तुम्हें सब कुछ सच बता सकती। मैं चाह कर भी आपको सच नहीं बता सकती कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है और मैंने क्यों इकरार नहीं किया। बाड़ी परेशान होगा और उसे कहेगा तुमने मुझे इनकार नहीं बल्कि तुमने मेरे ख्वाब तोड़े हैं। पहले तुमने मुझे शादी का ख्वाब दिखाया। वो कहेगी मैंने कब आपसे शादी का ये ख्वाब दिखाया? मैंने कब आपको शादी के लिए हामी भरी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो कभी भी आपको इकरार नहीं किया। उसने कहा मैंने खुद सुना था जब आपने कहा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँगी, लेकिन मुझे अगले दिन मजबूरी के तहत इस्लामाबाद जाना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि मेरे आने के बाद तुम ऐसा बिहेव करोगी। तो वो कहेगी कि मैं आपको यही सरप्राइज़ देना चाहती थी कि मैं किसी से शादी कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको क्या फ़ील हो गया। वो कहेगा प्लीज़ प्रीशा जो भी है सच बताओ, मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। वो कहेगी कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो बाड़ी, और तुम्हारी कज़न अनाया भी। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो और आपस में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, इससे तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। और फिर वो बाड़ी को जस्टिफिकेशन देकर मुंह नीचे कर लेगी और अपनी आंखें झुका लेगी। बाड़ी कहेगा ओह तुम ये बातें मत करो, मुझे ये बातें नहीं सुन